बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन, या इसको कहते हैं प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको प्लैनेटरी मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लैनेट्स का मोशन इसमें पढ़ा जाता है कैप्लर्स लॉ के अंडर में। तो ग्रेविटेशन बच्चों वही स्टोरी है जो आप लोग सुनते हैं कि न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते देखा। नीचे गिरते देखा तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन न्यूटन ने उस पर थिंक आउट किया कि कोई भी चीज नीचे ही क्यों गिरती है। ठीक है, और उस थिंकिंग से कि नीचे ही क्यों गिरती है एक लॉ डेवलप हुआ जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट गिव्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस, यानी कि अगर दो पॉइंट मास हैं m1 एंड m2 और इनके बीच का सेपरेशन है r, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितने ज्यादा इन मास की वैल्यूज होंगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। जितने ज्यादा दूर होंगे फोर्स उतना कम होगा, जितना पास होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा। और ये फोर्स हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। कभी रिपल्सिव नहीं होता। और कैसा होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड towards the center of each mass। यानी ऐसा कहने से हम कह सकते हैं इट इज सेंट्रल इन नेचर, यानी ये जो फोर्स है ये एक दूसरे के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है। फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। ठीक है, and this force is always directed towards the centers of each mass। एक दूसरे के सेंटर की तरफ है, तो इस वजह से तुम कहते हैं सेंट्रल इन नेचर। The force is central in nature। ठीक, तीसरी बात जो है वो यहाँ एक फैक्टर्स को कंबाइन करके निकल के आएगी कि अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दे बच्चों तो F बराबर force equal to, it becomes gm1 m2 by r square। यानी कि जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो वी गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपिटल G, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड दिस इज, क्योंकि इसका नाम क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट मींस यूनिवर्सली ये कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों मासेस के बीच में हम एयर लें तो भी कैपिटल G की वैल्यू वही रहेगी, वाटर कर दे बीच में वैल्यू वही रहेगी, और वी टेक सम अदर मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल G की वैल्यू वही रहती है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, उसमें हमने देखा है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, ये तो था इतना बड़ा कांस्टेंट, Q1 Q2 by r स्क्वायर। और वहां हम देखते थे कि मीडियम बदलने से कैपिटल K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज मीडियम इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं फटाफट।
अबाउट कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट होती है 6.67 10⁻⁻11, और यूनिट देखें तो क्या बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो दिस इज द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग। ठीक है, तो तीसरा जो फैक्ट वो ये है कि पहली बात ये फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दूसरी बात फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, और तीसरी बात फोर्स, ये जो फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस। मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है इस पे डिपेंड नहीं करता है। तीन कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग से याद रखनी है। फोर्स कैसा है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव, ऑलवेज एक्टिव टुवर्ड द सेंटर ऑफ ईच मास, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया F बराबर G m1 m2 by r²। ठीक, ओके। अभी बच्चों हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया है? अभी जस्ट हमने खत्म किया है सर्कुलर कह लो या रोटेशनल कह लो। ठीक है, तो लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोथ द फैक्ट्स, बोथ द कॉन्सेप्ट्स। एग्जांपल से करते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्वेश्चन ही मेनली करने होते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख करके हम इसको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू point masses small m each are moving in a horizontal circle with a speed v such that both the mass always remain at diametrically opposite ends. If radius of the circle is r, find the value of find the value of, यानी आपको v की वैल्यू बतानी है। 2 point masses small m each are moving in a horizontal circle with a speed v such that both the masses always remain at diametrically opposite ends. If radius of the circle is r, find the value of v. तो देखो क्या करना है इसको। पहले क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है। हॉरिजॉन्टल सर्किल का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है। और ये दोनों मासेस हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे रहते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो जब भी ये सर्किल में घूमेंगे, हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर सर्किल में घूमेंगे बच्चों तो बाहर हमेशा क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक, इससे कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी। अगर बाहर फोर्स लग रहा है तो ये अंदर की तरफ किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे, तभी तो
हॉरिजॉन्टल सर्किल इंटैक्ट है, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसका मास भी है, इसका मास भी है, तो जाहिर सी बात है दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल कितना बच्चों, आर, तो क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम जब ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे मूव कर रहे हैं तो इनवर्ड फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स, यानी कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों से ये बैलेंस होगा ऑब्वियस रीजन से। ठीक, एक फोर्स इनवर्ड है, एक फोर्स आउटवर्ड है, इसी को सूडो फोर्स भी कहते थे, हमने सर्कुलर में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है, दो मासेस के बीच का फोर्स, तो जी m1 m2 यानी m into m m स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना है, r या 2r, तो बोलेंगे 2r क्योंकि इट इज इक्वल टू द डायमीटर, तो लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल इट इज mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो एक और एक m ये कैंसिल हो गया, क्या लिखा हुआ है, जी एम अपॉन नीचे क्या बचा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, तो इस वजह से एक r यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो वैल्यू ऑफ v आ गई, v इज इक्वल टू कितना, gm बाय 4r, और लगा दिया अंडर रूट, तो इसको ऐसे लिखा छोड़ सकते हो, या और यू कैन राइट v इज इक्वल टू 1 by 2 under root gm by r. A very simple example to illustrate the concept of both centrifugal force as well as the gravitational pull जो अभी अभी आपने सीखा। ठीक है, ये बहुत आगे तो और भी पढ़ना है, पूरा सैटेलाइट प्लैनेट सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है कि व्हाई अर्थ इज नॉट कोलैप्सिंग विद द सन। तो सेम रीजन है कि अट्रैक्शन जो है अर्थ का सन के ऊपर, सन का अर्थ के ऊपर, और बाहर लग रहा है अर्थ की मोशन जैसे सेंट्रीफ्यूगल, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को चेंजेस करते हैं, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल सर्किल मूव कर रहे हैं डायमीटर के अपोजिट एंड्स पर। होपफुली क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा एक बार देख लो फिर से। Question says if two point masses small and each are moving in a horizontal circle, लिखना चाहिए यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, horizontal circle, सॉरी, horizontal circle with a speed v such that both the mass move always remain at diametrically opposite ends. If radius of the circle is small r, find the value of v. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। ठीक, देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if three point mass small n each are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. Find first part, force on either of the charge, sorry, either of the mass.
फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट मास स्मॉल इन ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है, फोर्स ऑन आइदर ऑफ द मास। हर एक मास पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, ये आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा आपने, नहीं लिखा लिख लो। 3 पॉइंट मास है एक ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है स्मॉल l, और आपको बताना है कि हर एक पे फोर्स कितना लग रहा है, हर एक मास से फोर्स कितना लग रहा है, आइदर ऑफ द मास। तो अब इसमें जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं तो उनको बहुत ही सिंपल लगेगा, क्योंकि बिल्कुल उसके साथ रिजेम्बलेंस में है ना, सिमिलैरिटी के साथ। और जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी आप उसको कंपेयर कर लो। ठीक, तो पहले देखो छोटी सी बात, एक ये मास था, एक ये मास था। पहले अभी हमने जो पढ़ना शुरू किया, इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ सर अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, M2 अट्रैक्ट कर रहा है। M2 कौन अट्रैक्ट कर रहा है सर, M1 अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब दो लोग हैं तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कहते सर एक फोर्स लग रहा है, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये बोल दें कि इन अ सिस्टम देयर आर 3 masses, in a system there are 3 masses as in the given question। एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर, ठीक है, तीनों इक्वल दिए गए M M M। लेट के नाम डाल दें A B C, साइड इक्वल है L। और क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट कि फाइंड फोर्स ऑन आइदर ऑफ द मास। तो किसी भी एक पे आपको फोर्स निकालना है, इट कैन बी फोर्स ऑन B या A या C, किसी निकालना है। तो अगर हम B को देख लें तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 मास थे तो एक कितने फोर्स लग रहे थे, एक पर एक, और अगर 3 है तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, 2 लोग फोर्स लगाएंगे। 4 होते तो कितने लगाते, एक पे 3 फोर्स लगाते। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो B को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, B को सर A अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या B को C अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल अट्रैक्ट करे, क्यों नहीं करेगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्या इन दोनों के यानी फोर्स ऑफ B, force on B due to C and force on B due to force on B due to A and force on B due to C, क्या दोनों इक्वल हैं? क्या तो हाँ सर इक्वल हैं। रीजन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों है? दोनों का मैग्नीट्यूड इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों के मास सेम है और डिस्टेंस कॉमन है। ठीक है, तो फोर्स ऑन B due to A is equal in magnitude due to force of C to A। ठीक है, ठीक, किसी का माइक ऑन बच्चों, माइक ऑफ करो, किसी बच्चे का माइक ऑन है उसको ऑफ करो प्लीज। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अगर देखेंगे तो मास इक्वल है M और M, तो G M into M, M स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर। तो दोनों का फोर्स ये है। अब यहाँ पे जो दो फोर्स दिख रहे हैं, ये भी F वैल्यू का है, ये भी F वैल्यू का है, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या बच्चों यहाँ पर अब सीधा सीधा क्या ये कह देंगे कि इन दोनों फोर्स का सम यहाँ पे 2F हो जाएगा। क्या इनको हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर। तो जब भी फोर्स या कोई भी वेक्टर इन्वॉल्व होता है तो उसको हम वेक्टर एडिशन से ही ऐड करते हैं। तो रिजल्टेंट बच्चों ये आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। और रिजल्टेंट के आपको दो फॉर्मूले वेक्टर में बताए जा चुके हैं। पहला तो ये है जो कॉमन है, रिजल्टेंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको अगर यूज करें तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल कितना है 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू भी हमको पता है। तो रिजल्टेंट आ गया बच्चों
एफ स्क्वायर इज 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 कितना है 1/2 2 और 2 कैंसिल 2f स्क्वायर will become under root 3f square. It is now equal to f root 3. ठीक है f root 3 f के लिए आपको पता है हाँ पता है क्या gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर ठीक है और रिजल्टेंट का दूसरा फॉर्मूला तब लगाते हैं कि जब when a equal to p जब a और b इक्वल हो let it be p तो रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाता था फॉर्मूला 2p cos थीटा बाय ये हम यूज कर लेते ये भी यूज कर सकते थे ये यूज कर ले तो भी कोई गलत नहीं अगर इसे यूज करते तो थोड़ा सा ये स्क्वायर वगैरह करने में टाइम बच जाता तो अगर इसको करके देखें सॉल्व करके देखें इसे दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा क्या आ जाएगा 2 p की जगह पे cos थीटा बाय 2 तो 60 का आधा कितना होगा बच्चों cos 30 क्या लिख दिया हमने cos 30 कितना होता है बच्चों √3/2 तो आपका सीधा सीधा आ गया 2f √3/2 f √3 तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो आपको आंसर क्या मिलेगा सेम ठीक तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट इसको इलैबोरेट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा सो रिजल्टेंट फोर्स इज f √3 f को क्या लिखोगे बच्चों g f को क्या लिखेंगे g m1 m2 यानी m स्क्वायर बाय इनकी बीच का डिस्टेंस कितना है l स्क्वायर ये आ गया आपका ठीक है दिस इज योर फर्स्ट पार्ट अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को हम नोट कर लीजिए दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आपने होपफुली लिख लिया होगा क्वेश्चन रिकैप करवा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था देख लो ये 3 point mass small m each are placed at the corners of an equilateral triangle of side small l find force on either of the mass किसी भी एक मास पे तीनों में से किसी भी एक मास ए बी या सी में से किसी भी एक मास पे आपको फोर्स निकालना है तो क्या किया हमने बी पे फोर्स निकाला तो बी को ए क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है एफ से बी को सी क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है किससे एफ से तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा तो हमें मालूम है दो वेक्टर्स अगर किसी एंगल थीटा पे लग रहे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है बच्चों रिजल्टेंट हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू क्या है सेम a भी f है b भी f है इस वजह से हमने लिखा a स्क्वायर यानी f स्क्वायर b स्क्वायर यानी f स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू हम सबको पता है हाफ होती है उसको रिप्लेस किया सॉल्व किया तो पता चला ये लिखा हुआ है 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज 3f स्क्वायर f बाहर आके f रूट फिर हमने बोला कि आप इसकी जगह एक और फॉर्मूला है जो ज्यादातर बच्चे याद नहीं रखते हैं इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें कंडीशन है इसको तब लगाते हैं जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वल अगर इक्वल है a और b इक्वल टू p तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 2p cos थीटा बाय 2 और यहाँ थीटा कितना दिया बच्चों 60 डिग्री तो 60 का हाफ हो जाता है 30 डिग्री तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो जैसे cos 30 का आपने वैल्यू पुट किया टू कैंसिल करके रिजल्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड f √3 आ गया f हमको पहले से पता है इन दोनों मासेस के बीच का फोर्स g m1 m2 इक्वल है m स्क्वायर और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगी ट्रायंगल की जो साइड है साइड कितनी है l तो इट विल बिकम gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर उसको यहां रिप्लेस कर देंगे आप और आपका रिजल्ट आ जाएगा gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर √3 सिंपल था अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट बच्चों क्या पूछ रहा है देखो जरा इफ द सिस्टम ऑफ above 3 masses is now यही तीनों मास is now made to move in a horizontal circle find the velocity of each mass when the whole
when the whole system is in equilibrium, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम आपको 2 मिनट का टाइम जरूर देंगे, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके साथ। वहां पे क्या था, 2 मासेस थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 3 मासेस हैं, और 3 मासेस पे हमने अभी फर्स्ट पार्ट जो किया वो यहाँ यूज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा थिंकिंग रिक्वायर्ड, थोड़ी सी, और उसको यूज करके कोशिश करो। 1 से 2 मिनट तो आप ले सकते हैं इसको करने के लिए, राइट। जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो भी प्लीज इसको, जो आपको टाइम मिल रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पर। लाइव वाले तो करें, और जो रिकॉर्डेड में देखेंगे बाद में वो भी अपना टाइम लेके इसको ट्राई करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए टाइम अप। अब ये तीनों मास जब किसी हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूमेंगे तो इसको हम ऐसे देखेंगे। अभी देखते हैं, ठीक, ये तीनों मास अब एक सर्किल में घूमने लगे, तो जाहिर सी बात है सर्किल का सेंटर ये हो गया, दिस इज रेडियस। तो बाहर हमेशा क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। और जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों, वो ये तो जा रहा, ये रिजल्टेंट फोर्स था, और इसकी वैल्यू हमारे पास है gm²L² × √3। इसको आप याद रखेंगे। और अब आ जाएंगे वापस, यहाँ करने को क्या था, करने को कुछ खास नहीं था। हाँ, थोड़ा ये था कि रेडियस की वैल्यू आपको नहीं पता है, वो निकाल लेंगे। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे आया ये हम लोग समझ चुके हैं। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रिजल्टेंट की वैल्यू तुम लोग याद रखिएगा, gm² / L² × √3।
ये हो गया आपका रिजल्टेंट इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल हमेशा की तरह mv स्क्वायर बाय r, एक m यहाँ से कैंसिल हो गया। अब r है ये l है, तो इसको कैसे कोरिलेट करें? तो अभी बच्चों आपको बता देते हैं, पहले भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया हुआ है, फिर भी याद रखेंगे। हमें ये r चाहिए, ये साइड का आधा हो गया l/2, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। एक सिंपल से ट्रायंगल से अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट करना है बच्चों, बेस और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट करता है cos, तो cos 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। बेस कितना हो गया l/2, अपॉन में हो गया r, तो इधर ले जाएंगे तो क्या लिखा होगा r इंटू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू l/2। व्हाट इज cos 30 डिग्री? तो वही पता है, cos 30 is √3/2, that is equal to l/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो रेडियस ऑफ द सर्किल आ रहा हमारे पास l/√3। ठीक है ना? यही एक चीज थी जो हमें नहीं पता थी, बाकी सब तो पता ही है। तो पुटिंग द वैल्यूज क्या आ गया, g स्मॉल m √3 अपॉन क्या लिखा है l², इसको लिखा रहेंगे, इज इक्वल टू इधर क्या लिखा हुआ है v स्क्वायर बाय r। r क्या है हमारे पास, l ऊपर चला गया √3, सही है। तो एज अ रिजल्ट l और l ये कैंसिल हो गए, √3 भी कैंसिल हो गए, v बराबर सिंपली क्या आ गया √gm/l। ये है आपका आंसर। ठीक है, देख लो कैलकुलेशन में कोई एरर हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। सिर्फ दो फोर्स के इक्वल किया गया, रिजल्टेंट जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, सेंट्रीफ्यूगल एज यूजुअल जो रहता है, और इस समय ट्रायंगल का जो सेंटर है वही सर्किल का सेंटर के लिए ट्रीट किया जाएगा, और ये तीनों ऐसे घूम रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसे। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो वही चलता रहेगा, थोड़ा बहुत जो चेंज आता रहता है वो देखते चलो। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों ने ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया हुआ है, लेकिन फिर से आप देख लो, इफ a mass capital M is divided in two parts, small m and m minus small m, such that the two parts are placed at some distance apart. For what ratio of capital M by small m the two masses will experience maximum force. Maximum force of attraction. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भाई एक
मास के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहा मास कैपिटल M, इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक स्मॉल m है तो जाहिर सी बात दूसरा जो बच गया वो कौन है, m माइनस स्मॉल m। और इन दोनों मासेस को अब क्वेश्चन ने कहा कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर रख दिया गया। कह रहा है कि जो ओरिजिनल मास है और जो एक टुकड़ा है, इनका रेशियो क्या हो जिससे कि जब यहाँ रखे जाए तो इनका फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। ठीक, तो हमें पता है कि जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बोलेंगे G स्मॉल m, ये तो हो गया m1, और m2 क्या होगा, m माइनस स्मॉल, ये तो हो गया m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव, कैपिटल M तो कांस्टेंट है, जो इनिशियल मास है वो तो उतना ही कांस्टेंट है, बाकी इसमें बढ़ता जा रहा है, इसमें आप बांटते जा रहे हो, कम ज्यादा करते जा रहे हो। तो यानी स्मॉल m की वैल्यू को आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। भाई आपने मास मान लीजिए ये 10 kg था, आपने इसको 2 kg ले लिया तो ये बचा 8 kg। आपने हो सकता है इसको 3 kg ले लिया, हो गया 7 kg। आपने इसको 6 ले लिया तो हो गया 4 kg, 5 kg ले लिया तो ये भी हो गया 5 kg, एंड सो ऑन। कई सारी पॉसिबिलिटी है। तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल m है, हमारी अकॉर्डिंग वेरी करेगा जैसा हम चाहें वैसा। कैपिटल M कौन है, कैपिटल M कांस्टेंट। तो हमें एक बात याद रखनी बच्चों, एज अ मैथ स्टूडेंट तो आपको पता होगा, लेकिन इफ यू आर बायो स्टूडेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये आगे भी कई जगह इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। तो जब f अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा, और जाहिर सी बात है कभी भी कोई चीज अपने एटमोस्ट पहुंच जाती है, मैक्सिमम पहुंच जाती है, तो उसमें और चेंज नहीं आता, फिर और बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो जैसे स्मॉल m के वैल्यू बदल रहे थे, फोर्स बदलता जा रहा था। जब ये अपने मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो इसमें परिवर्तन, चेंज यानी df विद रेस्पेक्ट टू मास स्मॉल m, जैसे आप स्मॉल m कम ज्यादा कर रहे थे, अब विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल m बदलना बंद हो जाएगा, यानी चेंज df विल बिकम जीरो। यानी क्या बोलेंगे, व्हेन f इज मैक्सिमम, व्हेन फोर्स इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इसका किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी df by dm विल बिकम जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है फोर्स का, ये वाला कहां से लिखा, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लिखा। सो वहां से रिजल्ट अगर कंक्लूड करें तो क्या बन जा रहा है, देखो G कैपिटल M स्मॉल m माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस स्मॉल m स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है, r स्क्वायर। तो अब अगर इसको लिख दें d बाय dm, और पूरा रिजल्ट लिखते हैं G कैपिटल M स्मॉल m माइनस m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा ये जो पूरा रिजल्ट है, when it is differentiated with respect to m, it should become zero। तो ये हमें बताएगा कि इसका मतलब हो गया कि फोर्स क्या है बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। तो कैलकुलेशन क्या है, देखो g बाय स्क्वायर को बाहर निकाला आपने, जीरो कर दिया, क्या बचा भाई, ये तो जीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, g कैपिटल M स्मॉल m माइनस स्मॉल m स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू m क्या होना चाहिए, जीरो। कैपिटल M कांस्टेंट है, बाहर आ गया, m का स्मॉल m के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, m स्क्वायर हो जाएगा 2m। डिफरेंशिएशन का रूल याद है बच्चों, x n को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाता था nx n माइनस 1। ऐसे ही कहीं पर dm स्क्वायर लिखा हो और आप n के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, 2m, 2 माइनस 1, है ना। होपफुली इतना आपको याद होगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। तो कैपिटल M बाहर निकाल लिया, m का n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखना है, माइनस 2m इक्वल टू 0। ये चीज क्या है 1, तो बचा क्या, m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, 2 स्मॉल m। पूछा क्या गया था, कैपिटल M बाय स्मॉल m, तो कैपिटल बाय स्मॉल m इज व्हाट, 2:, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंपल डिफरेंशिएशन का एक मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट इन्वॉल्व था यहाँ।
बच्चों, लिखिए। ठीक, देखिए अभी आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे आप असाइनमेंट क्वेश्चन, और उसको हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर चलते दूसरे इसी के दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अभी क्वेश्चन आपको ये आपको होमवर्क में करना है। तो दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन 1। If 2 point masses m1 and m2 are, याद रखना बच्चों मासेस इक्वल नहीं, are moving in a horizontal circle of radius find the velocity of each mass when the system is in equilibrium। अब सोचने वाली बात ये कि हमने पूछा वेलोसिटी ऑफ ईच मास, क्या दोनों की वेलोसिटी अलग अलग आएगी या सेम आएगी, क्या होगा? ठीक है, तो इसे आप ट्राई करेंगे और अगले क्लास के स्टार्टिंग में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक बात, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखा है 2 पॉइंट मासेस है m1 m2 मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस r, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अभी आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करे थे करने, उसमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट किया था, याद है? 2 मासेस थे, वो इक्वल वैल्यू के थे। तो याद रखो बच्चों, जो आप पढ़ रहे हैं क्लास में, शशांक बेटा याद रखो, जो आप पढ़ रहे हो उसको याद रखना पड़ेगा कि अभी आपने क्या पढ़ के खत्म किया। ठीक है, तभी आप कंपेयर कर लो ना, पता चला क्लास में आपने अभी क्वेश्चन ये करा, उसको हमने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, तो आप कहो कि सर ये तो नामुमकिन चीज हो गई। अभी आपने स्टार्टिंग में करा था कि 2 मासेस इक्वल वैल्यू के थे, आर रेडियस में घूम रहे थे। हमने जो क्वेश्चन दिया उसमें मासेस, अब जो दिया असाइनमेंट में m1 m2 कर दिए, अब इनकी वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो ये क्या इस तरह का क्वेश्चन तुमने नहीं किया है? तो आंसर एक किया है लेकिन तुम भूल गए। तो क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल मास थे, इसमें अनइक्वल मास है। तो हम क्या करेंगे? तो अगर ये अभी बताना चाहो तो बता दे, ट्राई करना चाहो ट्राई करो। असाइनमेंट का मतलब होता है कि ट्राई करो। तुम कह रहे हो कि एक्सप्लेन कर दीजिए, तब तो फिर आंसर हम बता देंगे इसका सीधे था कि क्या करना है। तो ट्राई करना बच्चों को, इसको अभी यही निपटा दें। हाँ तो ट्राई करना। देखो अब आपने देखा कि 2 मासेस के बीच में जो फोर्स है m1 m2 के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर यही एक मास लिया जाए अर्थ का और दूसरा मास लिया जाए पॉइंट बॉडी, तो वहां कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंबल h। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत कुछ बना है आज तक, काफी कुछ पूछी हुई चीजें। तो यही डायग्राम बच्चों को ऐसे दिखा देंगे।
ये हो गया हमारी अर्थ, ये हो गया अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का रेडियस हो गया, इसका मास हो गया कैपिटल एम। अर्थ या और एन अदर प्लैनेट, कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर अर्थ को रेफर करके बात करेंगे। इसके सेंटर से एच हाइट पर कोई पॉइंट बॉडी, जैसे आपकी बॉल वगैरह कुछ है, जिसका मास स्मॉल, कैपिटल एम अर्थ का मास है, रेडियस अर्थ का रेडियस है, और स्मॉल एम पॉइंट बॉडी का मास है। अगर इसको हम छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है, मालूम कोई भी छोड़ नीचे गिर जाती है। तो अगर हम इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस देखें बच्चों, स्मॉल आर, तो क्या लिखेंगे हम? आर प्लस एच। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। क्योंकि काफी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट हाइट है, तो एच को हम कंसीडर कर रहे हैं। अर्थ के सरफेस के आसपास होती है तो एच को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बच्चों बहुत ज्यादा होता है। रेडियस ऑफ अर्थ याद रखेंगे 6400 किलोमीटर। ठीक, तो क्या हुआ, हमें मालूम है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बात हमको पता है कि फॉर अ कांस्टेंट मास F इज इक्वल टू ma होता है। तो अगर हम किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन निकालेंगे, इट विल बिकम F by m। तो जैसे इसको छोड़ा नीचे गिरने लगी, तो इस गिरती हुई बॉडी के इस एक्सेलरेशन को हम g से रिप्रेजेंट करने लगते हैं, इसको कहने लगते हैं दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो बस सिंबल बच्चों एक जगह g लिख देते हैं, और कोई बात नहीं। g है कौन? g एक्सेलरेशन ही है, सिंपल। इसीलिए g की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसी भी एक्सेलरेशन की होती है। ठीक, सो इस वजह से हमारा g का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? f अपॉन स्मॉल m। तो f अपॉन स्मॉल m, तो f क्या चीज है? तो g कैपिटल M। भाई f क्या होता है? g m1 m2 by r स्क्वायर। तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये क्या हो गया? f अपॉन स्मॉल m पहले से लिखा हुआ है, तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, क्या आ गया? g कैपिटल M बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देख के पता चला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों, वो हर बॉडी के लिए क्या है? सेम, यानी कि गिरती हुई बॉडी के मास पे ये एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। यानी अगर 10 केजी की बॉडी पे छोड़ दें, उसका एक्सेलरेशन भी यही रहेगा। 20 केजी की बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दे, उसका भी एक्सेलरेशन यही रहेगा, बिकॉज जो मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी था वो कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली क्या बचा? कैपिटल जी बचा, कैपिटल एम बचा, जो कि मास ऑफ द प्लैनेट या अर्थ है, और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इस स्मॉल आर को अगर आप इलैबोरेट करते थोड़ा सा, मतलब स्मॉल आर को हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर को हम थोड़ा लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो लिखा है बच्चों, ये है ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट। ठीक, इतना नोट कर लो, इतना लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर केसेस।
ठीक है, चुन लीजिए। अब देखो, ये तो जनरल रिजल्ट हो गया। किसी भी हाइट एच पे अगर आपसे जी पूछा जाएगा तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एज जी बराबर क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर फॉर अ बॉडी क्लोज टू अर्थ सरफेस। यानी क्लोज का मतलब बच्चों ये हो गया कि जब एच बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, ठीक, या सरफेस पे ही कोई बॉडी यानी एच बिल्कुल जीरो कर दे, तो एच बहुत छोटा है तो आर के सामने नेगलेक्ट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट जो आएगा स्मॉल जी का वो बन जाता है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो इस केस में फॉर अ बॉडी क्लोज टू अ सरफेस और ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पर ही है, अर्थ सरफेस पे तो एच एग्जैक्टली जीरो है, या जीरो नहीं है तो आर के सामने वो बहुत ही छोटा है। तो इन दोनों केसेस में या आइदर यू आर ऑन द सरफेस और यू आर वेरी क्लोज टू अ सरफेस, तो ग्रेविटी फॉर्म होता है जीएम बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखने की बात ये है कि तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास जो वैल्यू है वो भी एक कांस्टेंट आएगी। इसमें माइक ऑन है बच्चों, माइक अननेसेसरी माइक ऑन मत किया करो। स्मॉल जो जीएम बाय उसको जो वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू लगभग आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। कब के लिए, फॉर अ बॉडी क्लोज टू अ सरफेस और ऑन द सरफेस, या इसी को कभी कभी हम लोग यूज करते हैं 10। क्वेश्चन पूछना ले तो आप यूज करेंगे 9.8, और क्वेश्चन कभी जब बोल रहा है जो 10 दे रहा हो तो 10 यूज कर लेंगे क्योंकि बहुत क्लोज वैल्यूज। अच्छा, अब इस रिजल्ट से कुछ रिजल्ट्स बन जाते हैं, इतने से कुछ बातें हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, तो इसको एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कंपेयर करने के लिए दो क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन दो, साउंडिंग सेम बट आंसर डिफरेंट आएंगे। कह रहा है कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ is g, acceleration due to gravity on earth is g, what is the value on a planet where mass is 4 times of earth and radius half of earth? तो बताना है आपको एक्सेलरेशन वहां पे उस प्लेनेट पे जहां पर मास तो अर्थ का 4 गुना है लेकिन रेडियस आधा है। ठीक, तो पहले इतना नोट करो, इतना लिखा है यहाँ से यहाँ तक, कंडीशन से लेके यहाँ तक क्वेश्चन तक। देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे जो सिमिलर साउंड करता है पर आंसर डिफरेंट होता है। इतना नोट कर लो बच्चों।
तो देखो एस जी क्या है, मास के डायरेक्टली और रेडियस के स्क्वायर के मोस्टली, क्यों कैपिटल तो कांस्टेंट। तो अर्थ पे ऐसा हो गया, किसी और प्लेनेट पे क्या हो गया, मास 4 टाइम्स कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया, तो क्या आएगा 4m, ऊपर चला गया 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन का r स्क्वायर, तो क्या रहेगा बच्चों 16m/r²। अब इसे और इसे कंपेयर करो, gm/r², g डैश 16m/r², ये क्या है, ये प्लेनेट, ये ग्रेविटी। तो आंसर क्या बन गया कि ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज व्हाट, 16 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ये आपका आंसर, ठीक। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद हम तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, तुरंत। इसको आप असाइनमेंट में करके लाएंगे। If acceleration due to gravity on the surface of Earth is g, what is the value on the surface of a planet having density, वहां मास की बात कर रहा था बच्चों, या डेंसिटी बात कर रहा, डेंसिटी 4 times of Earth and radius half, radius half of, ठीक है। इसको आप ट्राई करके लाएंगे। अगला क्लास आपके असाइनमेंट से स्टार्ट होगा, फिर डिस्कशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। तब तक अगर आप इसको ट्राई कर लें तो यू कैन व्हाट्सएप में, आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फोटो खींच के, लिख के इसका फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी अनअवेयर हैं कि 30 मिनट पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उन बच्चों को आप बस इतना कह देंगे कि हमारे फोन पे व्हाट्सएप नंबर पे अपना कोचिंग का आई कार्ड, जिस बैच में भी आप थे उसका आई कार्ड आप हमें भेज देंगे। तो जो बच्चे फुल ईयर के चल रहे थे उनका तो कोई चार्ज वार्ज नहीं है, वो उसमें एनरोल हो जाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, जो कहीं और पढ़ते थे और ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय डिपॉजिटिंग सम फी। फी डिटेल्स वगैरह क्या है वो हमको व्हाट्सअप करेंगे तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ट्राई कर लीजिएगा, फिर जैसे मैंने बताया व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक। और लॉग आउट कर लें बच्चों, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में लॉग इन कर लें। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आ जाइए सेकंड वाले क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक।